be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। एक्स पे एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसके बाद में इंडियंस बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड इवन देन उसके बाद में उसको मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया जाता है, स्पेशली इंडियन मीडिया हाउसेस, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया हाउसेस इस न्यूज़ पे ध्यान नहीं देगी। एंड मैं इस बार इस वीडियो में आपके लाइक्स नहीं चाहता हूं, आई वॉन्ट योर कमेंट। आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए? दैट मैटर्स टू मी। एंड हाँ, जिसका भी ओपिनियन सेंसिबल होगा, लॉजिकल होगा, रैशनल होगा, आई विल डेफिनेटली कमेंट ऑन दैट। ईदर आई विल गिव इट हार्ट और ईदर आई विल रिप्लाई टू यू एज वेल। सो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब हुआ क्या है, एक एक्टिविस्ट हैं या फिर मैं कहूं कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट हैं जो कि मागा सपोर्टर हैं। वो एक ट्वीट पोस्ट करते हैं जहां पे वो इंडिया को भी टारगेट करते हैं एज वेल एज जो लॉर्ड हनुमान का स्टैचू है टेक्सास के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द स्टेट्स है, उनके ऊपर भी टारगेट किया जाता है। जहां पे काफी सारे कमेंट पास किए जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड एलियंस, स्टॉप द इन्वेजन, एंड देन उसके बाद में एज यूजुअल अगर आप पोस्ट करेंगे इस तरीके की तो आपको बैकलैश देखने को मिलेगा, स्पेशली इंडियंस के द्वारा भी। बट पूरे हिस्से को, पूरे किस्से को जानते हैं। मैं हर एक टॉपिक पे बात करूंगा कि इन्वेजन का मतलब क्या है, थर्ड वर्ल्ड एलियन का क्या सेंस बनता है, एलियन क्या है, थर्ड वर्ल्ड क्या है, सो दैट आप समझें, आप अंडरस्टैंड करें और आप बारीकी से समझ पाएं कि बात कहां तक जाती है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हो, ये अपनी हमारी इंडियन मीडिया हाउसेस हैं। इन्होंने कहा कि थर्ड वर्ल्ड एलियन, मागा एक्टिविस्ट रिमार्क्स ओवर हनुमान स्टैचू इन टेक्सास स्पार्क रो, स्टॉप इन्वेजन, मागा लीडर क्वेश्चंस प्रेजेंस ऑफ हनुमान स्टैचू इन यूएस। अब एग्जैक्टली इनकी जो ट्वीट है या जो एक्स पे इन्होंने पोस्ट किया वो मैं दिखाता हूं। आंसर हालांकि जो इन्होंने वीडियो पोस्ट किया उसी के अंदर था, बट फिर भी शायद इतनी समझ नहीं होगी और इन्होंने पोस्ट कर दिया। दिस इज नॉट इस्लामाबाद और पाकिस्तान और न्यू दिल्ली और इंडिया, दिस इज शुगरलैंड टेक्सास। थर्ड वर्ल्ड एलियंस आर स्लोली टेकिंग ओवर टेक्सास इन अमेरिका एंड व्हाई इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टैच्यू इन द यूएस दिस, स्टॉप द इन्वेजन। और मैंने पहले भी काफी बार वीडियो बनाए, इवन जब एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई थी उसमें नॉर्वे डिप्लोमेट ने क्या कहा था कि अगर आप किसी एक भारतीय या स्नेक से मिलें तो पहले आप इंडियन को मारना। वाटर रेसिज्म, सीरियसली। और इसके ऊपर आप लोगों ने बहुत प्यार जताया था, बहुत प्यार दिखाया था। अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पे ये वीडियो मिल जाएगा आपको। और ना खाली यहां तक की बात है, इवन आप जो ये देख रहे हैं ना, नलीन हेली, ये एक इंडियन ओरिजिन डिप्लोमेट और रिपब्लिकन लीडर निकी हेली के बेटे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि इंडियन गवर्नमेंट इज चीप, यानी कि चीप ऑयल खरीदती है ईरान से, जो कि डिस्पाइट उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, चीप लेबर एक्सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, चीप वेपन्स परचेज किए जाते हैं रशिया की तरफ। हालांकि मैंने लॉजिकल रीजनिंग दी थी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जहां भी अलाइन करेंगे हम वो चीज करेंगे, ठीक है। आपको जो चीप लेबर लग रहा है ना यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, आपके वहां पे स्किलफुल लोग नहीं है। और ये आपके डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ट्राई किया था H1B वीजा के टाइम पे, जब H1B वीजा की प्राइस बढ़ा दी थी, लगा था कि इंडियन टैलेंट अब नहीं जाएगा, एंड देन ही ओनली एक्सेप्टेड कि अमेरिकन्स आर नॉट दैट मच टैलेंटेड। चीप ऑयल या चीप वेपन्स रशिया से इसलिए क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट लाई करते हैं। चीप वेपन का मतलब यह नहीं है कि हम खराब वेपन खरीद रहे हैं, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान से जाके पूछिएगा S-400 जो हमने रशिया से खरीदा वो कितना कारगर साबित हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया और जब पाकिस्तान ने भी फिर रिटेलिएशन में हमारे यहां पे अटैक किया था, राइट। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। आई थिंक समटाइम्स है ना, ये चीज आप बोलेंगे सर फिर इनमें दिमाग क्यों नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल बयानबाजी होती है। ये बस लोगों को खुश करना होता है या डर दिखाना होता है, साइकोलॉजी, फियर का इस्तेमाल करना होता है। देखिए हम खतरे में हैं, देखिए इंडियन गवर्नमेंट तो हमारे लायक ही नहीं है, हम क्यों इंडियन गवर्नमेंट के साथ अलाई करते हैं, ये तो चीप गवर्नमेंट है। एंड सम ऑफ देम विदाउट एनी लॉजिक, कोई रैशनलिटी नहीं होगी, कोई सेंस नहीं होगा, और इनसे वो जाके रिलेट कर जाएंगे। चलिए छोड़िए, और ऐसा मेरे पहले भी वीडियो आए थे, 1.5 बिलियन पीपल, लेकिन कोई अचीवमेंट नहीं देखने को मिलती। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, कुछ हिस्सा खालिस्तान को मिल जाएगा, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिल जाएगा। ऐसा ही विंस्टन चर्चिल कहा करते थे, ऐसे ही बहुत सारे लीडर कहा करते थे कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, कभी इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वी आर स्टैंडिंग हियर इटसेल्फ एंड आई फील प्राउड अबाउट इट। मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझे कोई बोले कि क्या प्राउड फील करते हैं, एब्सोल्युटली बीइंग एन इंडियन तो मैं करता ही करता हूं, लेकिन बात यहां पे ये भी है जो भी चैलेंजेस हमें दिए गए हमने वो ओवरकम किए, राइट। अब एक बार के लिए वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को मतलब किसी वहीं की कोई न्यूज मीडिया है उन्होंने कवर किया था और इसी वीडियो को इन्होंने पोस्ट किया। इसी वीडियो में इस चीज का आंसर है, बट वन बाय वन वी विल टैकल इट, बट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। 90 feet tall. The Statue of Union is now the third tallest statue in the United States, and it depicts the deity Lord Hanuman from the Hindu faith, considered an embodiment of strength, devotion, and selfless service. It stands tall at a temple in Sugar Land, and its goal is to radiate benevolence, strength, and hope to all. Guests can view the statue every. अब इन्होंने ही कहा कि ये लॉर्ड हनुमान का स्टैचू है, 90 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है, जो कि शुगरलैंड टेक्सास के अंदर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का वन ऑफ द स्टेट है। और ये दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है स्ट्रेंथ, ताकत, डिवोशन और सेल्फलेस सर्विस। और ये प्रतीक है बेनेवलेंस का, यानी भलाई का।
तो शायद अगर उन्होंने इसको ही सुन लिया होता तो भी उनको समझ में आ जाता। और जो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जब हम जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट भगवान हैं, उनको हम पूछते हैं तो ये हमारा फेथ है, राइट। अब आगे इनके ही स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं और किस तरफ अमेरिका बढ़ रहा है और क्या उसमें ट्रंप का कोई रोल है, उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया सब्सक्रिप्शन, जो कि 17,999 लोएस्ट प्राइस एवर है। आज ये जो ऑफर है 21 फेब को एंड हो जाएगा, फ्लैट 55% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब वन बाय वन समझते हैं। पहली चीज उन्होंने कही, स्टॉप द इन्वेजन। अब हालांकि फिर मैं बताता हूं कि ये स्टेटमेंट की मेंटालिटी क्या है। जब ऐसे स्टेटमेंट आप देते हो तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, लेकिन लोगों के अंदर आप साइकोलॉजिकली एक डर डालना चाहते हो। देखिए, अस वर्सेस देम, ये हमारे एनिमीज हैं, ये हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। ये यहां हमारी लैंड कैप्चर करने आए हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट कैप्चर करने आए हैं, या फिर जो हमारा क्रिश्चियन रिलीजन है वो क्रिश्चियन रिलीजन नहीं रहेगा, ये जो है हमें ओवर पावर कर लेंगे। इस तरीके का डर डाला जाता है ऐसे स्टेटमेंट के द्वारा। और उससे होता क्या है, फिर रेसिज्म के और अटैक्स होते हैं। रेसिज्म के बेसिस पे लोगों को टारगेट किया जाता है, एंड देन जो लोग आज सेफ फील कर रहे हैं अमेरिका में, वो सेफ फील नहीं करेंगे। तो इससे यूएस और इंडिया के जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो भी कमजोर होंगे। और आप जो एक फेवरेबल डेस्टिनेशन हो, शायद जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, हमारे यहां से बहुत ही इंटेलिजेंट लोग वहां चले जाते हैं बिकॉज यू प्रोवाइड द बेटर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू इंडिया। दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, फिर आपके यहां पे आपको छोड़ के यूरोपियन नेशन पे जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो दैट विल बी अ लॉस टू यू ओनली। तो अब इन्वेजन पे जब बात आती है तो इन्वेजन समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक फॉरेन कंट्री है या कोई ऐसा ग्रुप है जिन्होंने हथियार ले रखे हैं, वो फोर्सफुली एक रीजन के अंदर एंटर करते हैं या किसी कंट्री के अंदर एंटर करते हैं, पूरी तरीके से इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, उस कंट्री के जो कानून है उनको वायलेट किया जाता है, और फोर्सफुली आप मिलिट्री और वायलेंस का इस्तेमाल करते हुए या तो लैंड कैप्चर करते हो या फिर आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो या उखाड़ के फेंक देते हो। दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। बट इनको समझ नहीं है, इनको तो पॉलिटिकल बयानबाजी करनी है। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेजन। और लीगल माइग्रेशन के तहत जो भी कंट्री के लॉ हैं, जो इंटरनेशनल लॉ हैं, उसके तहत आप एक प्रॉपरली एक ऐसे सिस्टम से जा रहे हो जहां पे हर एक टाइम पे, हर एक पॉइंट पे आपके चेकिंग होगी, वेटिंग होगी, और उस वेटिंग प्रोसेस के दौरान आपको अंदर भेजा जाएगा। और अगर इलीगल इमिग्रेशन है तो आप भेजिए ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया भी है। और ये जो चीज है ना, जो मागा एक्टिविस्ट हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टांस भी देखिएगा, जब से वो आए हैं वो काफी बार जो इमिग्रेशन है उसको इन्वेजन का नाम देते हैं, और यही कहते हैं कि जब लीडर की साइकोलॉजी ऐसी हो ना, तो वो जाके पूरी एक जो पूरी जनता होती है या जो लोग इनके साथ सपोर्ट करते हैं या इनके सपोर्टर्स होते हैं, उनके माइंड के अंदर बैठ जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो डिपोर्टेशन हो रहा है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा जा रहा है, वो गलत है। बट आप इस इन्वेजन से क्या करते हो, आप काफी बार जो लैटिनो कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट कर रहे हो, साउथ एशियन कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे हो, इन सारी कम्युनिटीज को आप टारगेट करते हो फिर। और इसकी वजह से फिर रेसिज्म बढ़ता है, कमेंट्स में, पोस्ट में, एक्स पे देख लीजिए, इवन अटैक्स देखने को मिलते हैं इंडियंस के ऊपर, सिर्फ इसी की वजह से। अब आते हैं दूसरी बात पे, दैट इज थर्ड वर्ल्ड। अब इन्हें कोई बताए कि थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, इसका कंसेप्ट आया था कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे, जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में डिफरेंट थे और दो बड़ी पावर हमें देखने को मिलता था। उस टाइम बाइपोलर वर्ल्ड था। तो जो कंट्रीज यूएसए के साथ अलाइन करती थी, दे वर फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर। जो यूएसएसआर के साथ अलाइन करती थी, दे वर सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर। और जो उस टाइम पे न्यूट्रल थी, जो इन दोनों देशों के साथ में अलाइन नहीं करती थी, दैट वाज थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसमें इंडिया फाउंडिंग मेंबर था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, कि हम अलाइन नहीं करते इन दोनों के साथ में। और फिर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अब हम सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर की बात भी नहीं करते, और ये वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ कोल्ड वॉर एरा तक सीमित था। अब आज हम कंट्रीज का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका इनकम के बेसिस पे करता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन लाइफ के बेसिस पे करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका इकोनॉमिक्स के बेसिस पे करता है कि एडवांस इकोनॉमी है या इमर्जिंग इकोनॉमी है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगेन एंड देन देयर इज अ एलियन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एलियन काफी सारे कंट्रीज यूज नहीं करती इस टर्म का, या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता है, लेकिन हिस्टोरिकली यूएस भी करता था उन लोगों के लिए जो कि यूएस के अंदर सिटीजन नहीं है, यानी नॉन सिटीजन है, उनके लिए, जो रेजिडेंट एलियंस है या नॉन रेजिडेंट एलियंस, जो काफी टाइम के लिए आते हैं, रहते हैं वहां पे, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कुछ लोग जो सिर्फ आते नहीं है, बस आके चले गए, जिन्हें नॉन रेजिडेंट एलियन कहा जाता था, मतलब कि वो सिटीजन नहीं है। अब ये जो स्टांस है ये चेंज हो चुका है यूएस की तरफ से, क्योंकि ये आउटडेटेड है, और ऊपर से सबसे बड़ी बात है साइकोलॉजिकली ये इंपैक्ट करता है उन लोगों को। क्योंकि जब आप एलियन का नाम लेते हैं, एलियन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन और दिस ऑब्जेक्ट वट एवर इट डज नॉट बिलोंग हियर, इट डज नॉट बिलोंग ऑन द अर्थ। और आपने जॉन लेनन का गाना तो सुना ही होगा कि अगर बॉर्डर्स नहीं होती तो क्या होता। यू मस्ट लिसन दैट जॉन लेनन सॉन्ग एज वेल। बट वहीं पे एक नीचे ट्वीट आता है या पोस्ट आता है, और मैं फिर कहूंगा कि प्लीज, मतलब इसके नीचे ट्वीट काफी सारे थे कि फिर क्रिश्चियंस के भी तो चर्चेज इंडिया के अंदर हैं, आई गेट इट, बट वाई टू टारगेट, मतलब इनका इतना लेवल लो है तो हम भी उसके लेवल पे आएंगे क्या? हम उस पर नहीं आएंगे। बट आप कहेंगे सर इग्नोर करो ना इन चीजों को। आप मुझे बताइए कि ऐसी चीजें, ऐसे नैरेटिव अगर आप इग्नोर करेंगे तो जाएंगे कहां? फिर तो हर एक चीज इग्नोर करने लग जाओ आप।
तो इग्नोर भी नहीं कर सकते हो आप, आपको इन नैरेटिव को चैलेंज करना पड़ेगा। अब उसी के बाद में एक आता है कि एक वियतनामीज बुद्धिस्ट टेंपल भी तो उसी लेन में है, 2 ब्लॉक अवे, आपने उसको तो टारगेट नहीं किया। ये आपने, आपका सिर्फ नफरत हिंदूज के द्वारा टारगेट क्यों किया जाता है? अब हालांकि टारगेट कोई भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लॉर्ड हनुमान को टारगेट किया तो फिर वो बुद्धिस्ट का जो स्टैचू है उसको भी टारगेट करें, साथ में किसी और का भी करें। अब इससे एक चीज ये रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि वहां पे जो इंडियन अमेरिकन की कम्युनिटी है वो फ्लरिश कर रही है, वो प्रॉस्पर कर रहे हैं। जहां भी हम जाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम एफर्ट डालते हैं, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, और वो चीज रिजल्ट देखने को मिलती भी है। और यहां तक नहीं, उसके बाद में जो बैकलैश आता है कि पहली बात तो ये बताइए, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये हिंदूज के द्वारा बनाई गई, जो लैंड वो खुद ओन करते हैं और उनके खुद के पैसे से, तो इसमें दिक्कत क्या है? और फिर एक बहुत ही, कार्तिक गड़ा है, इन्होंने बहुत ही प्यारा एक कंपैरिजन किया कि जब आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन, जो भी लोग रहते हैं, अगर आप ये देखेंगे कि वो कितनी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो आप इंडिया, जो इंडियन लैंग्वेजेस है, कोई भी इंडियन लैंग्वेजेस हो, वो टॉप 10 के अंदर आती ही नहीं है। वहां पे आपको स्पेनिश देखने को मिल जाएंगे 41 मिलियन, मतलब इंग्लिश बोली जाती है 239 और स्पेनिश सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसके बाद में 41 मिलियन। अब आप बोलेंगे इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि जब आप किसी कंट्री में ये देखते हैं कि कितने लोग कितनी लैंग्वेजेस बोलते हैं और कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तब यह पता चलता है कि जो लोग बाहर से आए हैं यहां पर रहने के लिए, काम करने के लिए, वो कितना उस नेशन का जो कल्चर है उसके अंदर इंटीग्रेट हुए हैं, उसमें मिले हैं, असिमुलेट हुए हैं। अगर लेकिन वो अपनी ही आइडेंटिटी अलग रखते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेनिश आइडेंटिटी है, तो उतना इंटीग्रेट नहीं हो पाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियंस क्या बोलते हैं? वही लैंग्वेज बोलते हैं जो यूएस के सिटीजन बोल रहे हैं, दैट इज इंग्लिश। तो हम हाईली इंटीग्रेटेड हैं। तो ये सारे सवाल उठाने से पहले आपको ये फैक्ट भी देख लेने चाहिए। वंडरफुल। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने, टर्कोइज ने पहली बार टारगेट किया है, पहले भी ये इमिग्रेंट्स को टारगेट करते रहते थे, चाहे इंडियंस हो या मुस्लिम्स हो। इवन इन्होंने तो H1B वीजा के ऊपर भी टारगेट किया गया था टेक वर्कर्स को, कि दे आर टेकिंग अवे अवर जॉब। अरे, if you have a skill which is required by the companies, then definitely go for it na. If you do not have a skill, if you do not have what the other companies required, so then how will you get it? As simple as that. और सिर्फ अकेले ये नहीं है, इवन एक रिपब्लिकन लीडर हैं जिनका नाम था अलेक्जेंडर डंकर, उन्होंने भी ये टारगेट किया था इसी लॉर्ड हनुमान जी के स्टैचू को। Why are we allowing a false statue, मतलब झूठा स्टैचू ऑफ झूठा हिंदू गॉड टू बी हियर इन टेक्सास? वी आर अ क्रिश्चियन नेशन। अब यही तो मेंटालिटी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। साइकोलॉजिकली क्या है? पॉलिटिकल बयानबाजी है, फियर है, अस वर्सेस देम करना चाह रहे हैं, व्हाट नॉट, पीपल टू पीपल कनेक्टाइज को हैम्पर किया जा रहा है, दैट इज फाइन। और इवन इनके भी क्लेम के बाद में हमें बैकलैश देखने को मिलता है, जहां पे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने कहा था कि ये एंटी हिंदू है, भड़काऊ स्टेटमेंट है, और ग्रुप जो है फॉर्मली ये इंसिडेंट रिपोर्ट कर चुका है रिपब्लिक पार्टी को, टेक्सास, अर्जिंग देम टू एड्रेस द मैटर। वाई मतलब इतना क्या इशू हो गया? इशू है कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट। जो यूनाइटेड स्टेट्स का फर्स्ट अमेंडमेंट है वो ये कहता है कि कांग्रेस, वहां की जो पार्लियामेंट है, वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे वो ये कहे कि हमारे स्टेट का ये ऑफिशियल रिलीजन है, ना ही किसी को रोका जाएगा फ्री प्रैक्टिस करने के लिए, फ्री एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी रिलीजन को। हम बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ प्रेस और राइट ऑफ द पीपल, जैसे वो पीसफुली असेंबल कर पाएं या फिर पिटिशन कर पाएं फॉर द रिड्रेस ऑफ ग्रीवांस। अगर कोई दिक्कत उन्हें आती है तो वो पिटिशन भी कर सकते हैं। इसमें सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और वैसी बात है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में जो चर्च और स्टेट का कंसेप्ट है दैट इज डिफरेंट, वो अपने आप को सेपरेट करके रखते हैं। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट है। तो जब ये स्टेटमेंट आते हैं कि दिस इज अ क्रिश्चियन नेशन, तो ये जो मोस्टली आप देखेंगे या तो जो ट्रंप के साथ में रिलेट करते हैं, ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, ट्रंप के फेवर में हैं, या फिर ऐसे मागा एक्टिविस्ट या जो रिपब्लिकन लीडर जिस पार्टी से ही खुद ट्रंप आते हैं, तो वैसे स्टेटमेंट आते हैं। बट ये दिखाता है कि किस तरीके से अब अमेरिका के अंदर आपको क्रिश्चियन नेशन वाला कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, क्रिश्चियन नेशनलिज्म की तरफ। और इवन ट्रंप ने भी एक बार ये कहा था कि ठीक है, मैं मानता हूं चर्च और स्टेट का एक मतलब सेपरेशन है, बट लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स डू नॉट टॉक अबाउट दिस सेपरेशन एज वेल। तो इन्हें रिलीजियस लिबर्टी कमीशन बनाई, बोला कि वी आर ब्रिंगिंग रिलीजन बैक टू अवर कंट्री एंड इट्स अ बिग डील। प्रेसिडेंट ने खुद कहा ये, ऑब्वियसली क्यों? सो दैट ही कैन स्टे इन द पावर, राइट? इसीलिए हमेशा इंपॉर्टेंट ये है दैट यू मेड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, रेशनैलिटी। सिर्फ एक पहलू पे बात मत कीजिए, दूसरे पहलू पे भी बात कीजिए, दोनों पक्षों को देखिए, वो कहीं पे भी हो, किसी भी देश में हो, राइट? और इसी चीज के बारे में इन्होंने बात करी। और आप देखेंगे क्रिश्चियन नेशनलिस्ट आर ऑल इन ऑन ट्रंप। इवन एक नया सर्वे आता है पब्लिक रिलीजन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने बताया कि आप ये देखेंगे ना, जो लोग क्रिश्चियन नेशनलिज्म की तरफ है, जिनका मानना यह है कि अमेरिका जो है फाउंड किया गया था क्रिश्चियन वैल्यूज के ऊपर, या उसकी जो फाउंडेशन है वो क्रिश्चियन रिलीजन के बेसिस पे है, जो लोग ज्यादा इधर अलाइन करते हैं वो लोग ट्रंप के साथ भी कोरिलेट करते हैं।
जहां पे बोला गया था कि 60% जो क्रिश्चियंस हैं दे आर क्वालिफाई एज क्रिश्चियन नेशनलिस्ट एडहेरेंट्स और सिंपैथाइजर्स। या तो क्रिश्चियन नेशनलिज्म को वो बहुत ही कड़े तरीके से फॉलो करते हैं या सिंपैथाइज करते हैं, मीनिंग वो बिलीव करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऐसा नेशन है जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स या फिर उसी तरीके से जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स है उसी तरीके से गवर्न होना चाहिए। और यही चीज साफ साफ इनके पोल में पाएगी कि क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बिलीव्स आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद रिपब्लिकन पार्टी आइडेंटिटी एंड सपोर्ट फॉर ट्रंप, एंड दैट्स व्हाई दीस ट्वीट्स एंड दीस पोस्ट आर कमिंग अप अगेन एंड अगेन। और फिर एक और पोल में पूछा कि इज और शुड अमेरिका बी अ क्रिश्चियन नेशन, तो 1/3 कहते हैं यस, मतलब अराउंड 3 in 10 अमेरिकन आर एडहेरेंट्स और सिंपैथेटिक टू क्रिश्चियन नेशनलिज्म। और जब मैपिंग की गई क्रिश्चियन नेशनलिज्म के अक्रॉस द 50 स्टेट्स, तो आप ये देखेंगे एडहेरेंट में आपको देखने को मिलेगा 11% क्वालिफाइड एज क्रिश्चियन नेशनलिज्म, एंड सिंपैथाइजर में देखेंगे तो 21%, दैट इज 33% ऑफ द पॉपुलेशन फील दैट दिस नेशन मस्ट बी अ क्रिश्चियन नेशन, जो कि साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज कर रहा है, जिसमें फर्स्ट अमेंडमेंट में यह कहा गया है कि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, ना हम ऐसा कोई कानून लेके आएंगे, आपको जो भी रिलीजन फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम हियर। तो आई होप आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड, बिकॉज दैट्स व्हाट आई से, डेविल इज इन द डिटेल एंड लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू बी प्राउड ऑफ यू। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि अवेलेबल है 1999 में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। So thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. Jai Hind, Jai Bharat.